बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लोग परेशान हैं क्योंकि आपके मामलाते ज़िंदगी जो हैं वो भी मुतासर हो रही है और कुछ ज़िंदगी सिमट कर से रह गई है। आप अंदाज़ा कर रहे होंगे हर दूसरा बंदा परेशान है, इंटरनेट सर्विस क्यों नहीं चल रही है। हमें अपनी ज़िंदगी के मेरे ख्याल से जो चीज़ें ना उनको थोड़ा सा रुख को तब्दील करने की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ तक ज़िंदगी अगर महदूद रखेंगे तो इसी तरह से मुश्किलात रहेंगी। अलबत्ता आज भी अगर शहर में बात करें तो मौजूदा जो हालात हैं उनके पेश नज़र आम तातील का सा समा है। ऑल्दो बाज़ार खुले हैं, मार्केटें तमाम खुली हैं, लेकिन क्योंकि स्कूल्स में छुट्टी है, तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में छुट्टी है और इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जिस तरह से 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो मुलतवी किए गए हैं, स्टूडेंट्स परेशान भी हैं। सो ये तमाम हालात जो हैं वो मेरे ख्याल से कुछ शरपसंद अनासर जो कि मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे हैं उनकी वजह से आप देखें सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नुकसान किसका है, इस चीज़ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जो सरकारी इमलाक, ये जो गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ये हमारे ही टैक्सों के पैसों से जो हैं वो ख़रीदी जाती हैं। सो प्लीज़ मुल्क का सोचें, मुल्क का ख्याल करें, यहाँ पे रहने वालों का ख्याल करें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। फ़िलहाल जो हालात हैं उन पर अफसोस ही किया जा सकता है। कुछ खबरें हम आगे चल के मौजूदा हालात के हवाले से डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमने जी आज अपने मेहमानों को भी मदऊ किया है, इसके साथ साथ हमने आपकी मुलाकात करानी है जी। हम अपने मेहमानों के साथ साथ आपके सेगमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं जिनमें हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जी आज की खबरें क्या हैं। पहली खबर हमारे पास है जी, शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, फ़ौज तलब, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, निगरान वज़ीर आला। और रास्तों की बंदिश, पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर, शहर में पेट्रोल बहरान का खदशा। ले जी, अब इसके बाद लोग परेशान हो जाएंगे और पेट्रोल वाली आपको पंप्स पर जो है वो लंबी कतारें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब ये हालात जो हैं ये एक्चुअली लोगों को परेशान कर रहे हैं। आ जाते हैं जी हम खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम जी, शुक्र। अच्छा, मैं हमेशा से कहती हूँ कि शहर में ये जो आजकल ट्रैफिक की सूरत हाल है और जो हालात है पुरसुकून है, लेकिन आज मैं ड्राइव करते हुए आमिर भाई सोच रही थी कि हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। मतलब वो रौनक और एक परेशानी की सी सिचुएशन है। हर कोई पूछता है फ़लाँ रास्ता खुला होगा, फ़लाँ रास्ता। खबर पहली मैं अनाउंस कर दूं, फिर आते हैं जी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, सीएम साहब ये कह रहे हैं। शरपसंदों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, फ़ौज को भी तलब किया गया है। अमन व अमान की सूरत हाल में बिगाड़ नहीं होना चाहिए, लोगों के मामलात मुतासर नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी हम किन हालात से गुजर रहे हैं, महंगाई जीने नहीं दे रही है। ऑब्वियसली अगर ये हालात रहेंगे, बाजार अगर खुले भी हैं तो कौन बाजारों का रुख करेगा? आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि ये बयान मुझे ज़ीरो टॉलरेंस वाला जो है ये मुझे ऐसे लगता है जैसे शरपसंद कह रहे हैं कि उनके लिए शहरियों के लिए, शहर के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। जो शहर की सूरत हाल है वो एक अजब सा समा है। मुझे तो ये भिरों का छत्ता लगता है जिसकी एक शहर की मुल्क की। मैं आपको अपने शहर की बात कर रहा हूँ साई साहब, मैं क्योंकि यहाँ पे रहता हूँ। मुल्क की बाद में सूरत हाल पे भी बात कर लेते हैं। आप क्योंकि वो पीटीवी पे भी जाते हैं तो आपको इसलिए वो नेशनल का भी साथ साथ ख्याल रहता है। मेरा ख्याल है कि जो इन भिरों का छत्ता है उसके अंदर जो मलका बैठी है उसको काबू करना ज़रूरी है, क्योंकि सारी इंस्ट्रक्शंस वो मलका जारी कर रही है और उस भिरों के छत्ते पे हाथ डालने को कोई तैयार नहीं है। देखें, शरपसंद, चंद शरपसंद जो हैं वो कोर्ट कमांडर हाउस तक पहुँच जाते हैं, उसको आग लगाते हैं और वहाँ बर्बरियत का नंगा नाच नाचते हैं। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ होते हैं? उसके बाद आपके पास नो गो एरिया बना दिया गया ज़मान पार्क। तो क्या ये पूरे कानून नाफिज करने वाले इदारे जिसमें आपकी फ़ौज, ये पैरामिलिट्री, ये रेंजर्स, ये पुलिस, ये पता नहीं कौन कौन सी फोर्स बनी पड़ी है, क्या ये वहाँ पर नहीं जा सकते हैं जहाँ पर बैठी वो मलका भिर जो है वो काटने के लिए जो कारकुन भिर हैं उनको दे रही हैं, उनको ट्रक दे रही हैं, वहाँ से लोग निकल रहे हैं और वो बाकायदा मुसल्ला भी हैं
और उनके पास ये ईंटें मैं भी अब सवाल हैं। साई साहब से ये कल पूछूंगी ना। हमारे पास रिपोर्ट आती है, साई साहब से भी आप ज़रूर पूछें कि जी 2 ट्रक तैयार हो गए और 2 ट्रक निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं, कभी शादमंद थाने पे हमला करते हैं, कभी सर्विसेज पे हमला करते हैं, कभी गमले तोड़ते हैं, कभी आग लगाते हैं, एक ट्रॉलर जला दिया गया। मुझे बताएं कि वो जो डेन है, वो जो एक डकैतों की गार है, उस पर कब्जा क्यों नहीं किया जा रहा, वहाँ से लोगों को क्यों नहीं निकाला? जो इमरान खान जिस केस में अंदर हैं, उसी केस का दूसरा किरदार वहाँ बैठा है और वहाँ बैठकर वो लोगों को भिजवा रहा है। तो आपकी अगर रिट नहीं है, मैं माजरत के साथ निगरान हुकूमत से ये बात करूँगा कि अगर आपकी ये भी रिट नहीं है कि आप एक घर में मौजूद शर पसंदों को बाहर निकाल सकें। आज भी आप सुबह ये देते हैं कि जी आप माल से धर्मपुरा की तरफ जाने वाली किनार रोड बंद रहेगी, तो मुझे बताएं ये क्यों बंद है? और वहाँ वासा के ट्रक कैसे पहुँचे, जिनको जलाया भी गया और उन वासा के ट्रक्स में लोगों को भिजवाया भी गया? क्योंकि आपके पीटीआई लाहौर के जो सदर हैं वो वासा के चेयरमैन रहे हैं। वासा में भर्तियाँ उन पॉलिटिकल लोगों की हैं जिस पर मैं पहले भी शोर मचाता रहा हूँ कि ये वहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है, वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से सामान मिलता है, लेकिन किसी ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी और आज उसका खमियाजा पूरा शहर भुगत रहा है और बकौल साई साहब के पूरा मुल्क भुगत रहा है। ऐसे ही है वाकई जैसे इस्लामाबाद आपको के तो हालात बिल्कुल में नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है। ये तो हमारे भाई का अपना तजिया है, अपना उनका एनालिसिस है। मेरा ख्याल है कि ये सारा जितने भी लोग सड़कों पे आए हैं, चाहे किसी ने मुंह पे नकाब पहना हुआ है, कोई बगैर नकाब के है, ये सारा हमारा फ्यूचर है। उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि उनको बताया गया है कि जितनी सियासी जमातों के कारकुन सपोर्टर्स इस तरह के होते हैं। यही मैं आपको बताने लगा हूँ कि उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि बैरियर लगाती है पुलिस। पहले हमने सोशल मीडिया पर देखा कि गंद फैलाया गया। यही मैं आपको बताने लगा हूँ कि पहले हमने बैरियर लगाते देखी है पुलिस, अब बैरियर लगा के तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो खड़े होते हैं। उनका ज़हनी तौर पे इस तरह वाश कर दिया गया है कि हर बंदे जो पीटीआई में नहीं है ना वो एंटी स्टेट है, ये उसको बना दिया गया है। और ख़ान साहब जिस तरह जाते रहे हैं अदालतों में पेशियों पे, जिस तरह किसी इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बन रहे, फिर इन्वेस्टिगेशन जब उसमें कन्वर्ट हुई है, अरेस्ट हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे कोई बड़ी पाकीज़ा चीज़ जो है वो नैब के पास चली गई है। तो ये आपको सब्र करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपने अपने दौर में क्या किया है। आपने किस तरह बेगुनाह लोगों को भी जेलों में डाला है, बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमात दिए हैं, चाहे एंटी करप्शन के थ्रू उनको उनकी तजलील की है या नैब के ज़रिए की है या थानों में मुकदमात दर्ज करके की है। तो अभी जो रेट ऑफ द स्टेट है वो कायम है, लेकिन जो पुलिस जितनी भी फोर्सेज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि मिनिमम कोई नुकसान हो। चूँकि कल भी आईजी साहब कह रहे थे गोली चलाना बड़ा आसान है, गोली ना चलाना बहुत बहादुरी का काम है। हाथ में गन होने के बावजूद अगर वो असला इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो वो कोशिश की जा रही है कि अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर बनाया जा सके। डिफेंसिव रवैया है पुलिस का। अच्छा जी, पीटीआई कारकुनों के हमले में डीआईजी ऑपरेशन और 62 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। हमने कल देखा उनकी आंख है ना, यही बात है ना कि देखें ना 62 यहाँ पे हैं, पूरे पंजाब में तकरीबन 150 से जायद हैं और 40 से जायद गाड़ियाँ पुलिस की जला दी गई हैं, असला वो जो उनके पास एंटी राइट किट्स थी वो छीनी गई हैं। तो बात ये है कि अगर ये जवान जो हैं ये हर जिस तरह का रवैया था ना कल अदम तंजीमों का कि वो भी फोर्सेस पे अटैक करती थी, वो भी पुलिस पे अटैक करती थी, वो भी आपकी उन सरकारी अमलाक पे अटैक करती हैं जो पुलिस का या दीगर फोर्सेस का मोनूमेंट्स हैं। तो पीटीआई को भी यही सबक दिया गया है कि आप भी वहाँ पे जाके अटैक्स करें जो इनके मोनूमेंट्स हैं या इनके दफातर हैं, या कोई पुलिस वाला देख लें या कोई अस्करी का गाड़ियाँ देखें, हमने ये देखी हैं। तो ये आपको जो रवश है इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको सियासी दहशतगर्दी ख़त्म करना पड़ेगी। जिस तरह का आपने पिछले 3 दिन से यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है और अंदर से आपने पैगाम भिजवाया है कि इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलें, सड़कों पर निकलें लेकिन पुरअमन निकलें। आपके सामने ऑडियो की लाइन लगी हुई है, जिनके बाद तो वाकई सही कहा कि लाइन लगी है। और क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद, क्या मुराद सईद, क्या एजाज चौधरी, उनका बेटा अली चौधरी, फिर इम्तियाज़ जो कि लाहौर के हैं, शेख इम्तियाज़, उनकी ऑडियो आई है। तो ये सारे लोग एक प्लान के तहत कोर कमांडर, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये जिसको साई साहब अपना फ्यूचर कह रहे हैं, ये हमारा ये शरपसंद फ्यूचर नहीं है, ये शरपसंद हैं। खुदारा माने इनको दहशतगर्द, ये दहशतगर्द हैं, ये सिर्फ दहशत। मुझे बताएं
आपने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आपने कहा जी कि फौज इसकी जिम्मेदार थी इमरान खान की गिरफ्तारी की, कहाँ उसके फौज में उसका इन्वॉल्वमेंट थी? एक बात, आपने कल कंटेनर जलाया, वो कंटेनर क्या फौज का था? सिविलियंस का था। आपने फोर्ट्रेस लूटा, आपने मेन बुलेवार्ड के ऊपर स्टोर लूटा, आपने अस्करी प्लाजा को आग लगाई, वहाँ पे लूट मार की, आप जहाँ जहाँ गए लूट मार मचाई, ATM मशीनें खोल के ले गए, आप लोगों से पैसे छीन लिए, आपने कोई जगह छोड़ी नहीं है। मैं समझता हूँ शरपसंद अनासिर की ट्रेनिंग, और फिर हम सिर्फ ये बयान दे दें कि ये जीरो टॉलरेंस होगी, तो जीरो टॉलरेंस नजर भी आना चाहिए। ये कोई फ्यूचर नहीं है। मैं साई साहब से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। मेरा फ्यूचर आज घर पे बैठा है, मेरा फ्यूचर आज स्कूल नहीं जा सका, मेरा फ्यूचर आज पेपर देने नहीं जा सका, मेरा फ्यूचर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा सका, वो हमारा फ्यूचर है। ये जो डंडा बरदार, बंदूक बरदार, ये असला बरदार लोग जो हैं, ये कतन हमारा फ्यूचर नहीं है। इनको करार वाकई सजा देनी चाहिए और सरेआम देनी चाहिए। मरियम साहिबा का बयान में शामिल कर लेती हूँ, अवाम नहीं सिर्फ PTI के तरबियत याफ्ता बुलवाई बाहर आए हैं। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। ये बुलवाई तरबियत याफ्ता है, इनकी तरबियत ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीके से की गई, और जहां से की गई है मैंने उसको पॉइंट आउट किया है। वो एक गाना है, जादू है नशा है, तुमको पता नहीं ढूंढूं कहाँ। ये जादू और नशा सर चढ़ के बोल रहा है इस वक्त। जादू भी है, नशा भी है, दोनों चीज़ें एक ही जगह पे प्रोवाइड की जा रही हैं। वो डन है, वो छत्ता है, वो पूरे का पूरा एक हेडक्वार्टर है इस शर्त पसंदी का, और वहाँ पे हमारी रिट नहीं है, वहाँ पे आपके लिए जीरो टॉलरेंस नहीं है। मैं सिर्फ ये बात निगरान हुकूमत और अपने सिक्योरिटी इदारों को कहता हूँ कि सिर्फ इससे कबल भी एक तस्वीर देख ली साई साहब, आप तो जमान पार्क में मौजूद थे, वो जो पत्थर अंदर से निकले जमान पार्क को, पेट्रोल बम निकले, वो तैयारी के साथ ही था। जो पेट्रोल बम बना रहे हैं, साई साहब कह रहे हैं ये हमारा फ्यूचर और नहीं फ्यूचर है भाई। आपसे किसने कह दिया हमारा फ्यूचर? उनको खराब किया जा रहा है, उनको माइंडसेट जिस जगह से खराब किया जा रहा है हेडक्वार्टर है यार, उसको खत्म करना। एक चीज है, आपका भी बचपन इन्हीं सड़कों पे गुजरा है, हमारा भी यहीं पे गुजरा है, हमारे भाई भी यहीं पे गुजरे हैं। हमेशा फौज आती है सिर्फ एक सिंबॉलिकली, यहाँ पे सड़कों पे आती है तो लोग हट जाते हैं, इज्जत एहतराम के साथ फौज आ रही है तो वो आपको पीछे हटा लेगी। अगर आपने लोगों के ज़हन में इतना फतूर और जहर भर दिया है कि वो फौज के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, तो ये यूथ का कोई कसूर नहीं, ये आपका कमाल है कि आपने उनका माइंडसेट चेंज कर दिया। फिर ये यूथ नहीं है सही साहब, स्टेट के खिलाफ कर दिया। ये ज़ॉम्बीज़ हैं, आप उनको ज़ॉम्बीज़ को आप यूथ कहते हैं, आप मुस्तकबिल कहते हैं। सही साहब आपसे इख्तिलाफ है, आप जो मर्जी कह लें, ये ज़ॉम्बीज़ हैं, ये खून के प्यासे हैं, इनको आपका खून मिलेगा तो आपका खून पी लेंगे, मेरा खून मिलेगा मेरा खून पी लेंगे। साई साहब वाला एक पॉइंट तो देखो ना, इनकी तरबियत कौन कर रहा है? मैंने वो तो हेडक्वार्टर बता दिया आपको, मैंने आपको हेडक्वार्टर बता दिया। एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि कल वो ईदी की एम्बुलेंस से मरीज को निकाल के उसको जला दिया। ये सिविलाइज्ड लोग ये करते हैं, मुहज़्ज़ब लोग इस तरह का रवैया रखते हैं। आप तो कहते हैं कि हम फिर आप अंदाजा करें जिनको हम कौम का मुस्तकबिल कहते हैं, अगर कौम का ये मुस्तकबिल है तो अल्लाह ताला रहम करे। आप सोच सकते हैं आगे क्या होगा। चौधरी शुजात साहब का बयान मेरे सामने है, सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना इंतहाई तकलीफ दे है। हम बैठकर सिर्फ आमिर भाई अफसोस नहीं कर सकते, अब ये नहीं कह सकते ये तकलीफ दे है, ये गलत हो रहा है, मतलब अब इसका कोई तो हल निकालना है। ये तो हर जगह आपके रास्ते बंद हैं, बच्चे घर बैठ जाएं, पूरा हफ्ता आपकी तालीम का बेड़ा गर्क हो गया, आप अफसोस करेंगे बस? अब अफसोस ना करें, मैं भी यही कहता हूँ। मैं तो आपसे जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अमल करने का है इस वक्त। आप अमल करें, ज़मान पार्क खाली कराएं, वहाँ से लोगों को हटाएं, जो गिरफ्तार होते हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको कानून के कटहरे में लेके आएँ, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन खुदारा लाहौर में नो गो एरियाज़ ना बनने दें। ये नो गो एरियाज़ अगर बनना शुरू हुए, आज यहाँ बना है, कल माल्टन में बनेगा, परसों मुल्तान रोड पे बनेगा, फिर रायविंड रोड पे बनेगा, तो ये नो गो एरियाज वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। और वहां पर बैठे घर से निकलते हुए सोचा ये जाता है रास्ता बंद ना हो, कुछ रास्ते में परेशानी ना हो जाए। कोई परेशानी रही नहीं जब आपने सारी ऑडियो कॉल सुन ली और सुन लिया कि किस तरह से उनको लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था, ज़ॉम्बीज़ को खून पीने के लिए निकाला जा रहा था, शहर का खून पीने के लिए। आज भी आप मुझे बताएं, एक हमाद अजहर साहब हैं जो मियाँ अजहर के बेटे हैं, अब मैं उनको अज्जू कहना नहीं चाह रहा था, अज्जू मैंने कहता, अच्छा उसके बेटे हैं, उन्होंने नहीं मैं नहीं कहना चाह रहा, चले उनका एहतराम भी करना चाहिए किसी ना किसी का। उन्होंने एक ऐलान किया कि ताजर अपना कारोबार बंद करिए। आप अंदाज़ा करें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद है, उसके बाद वो जो दिहाड़ीदार बंदा है जो सारा दिन में काम करता है, मैं हमेशा भी बात करता हूँ, मेरी दुकानों पर काम करने वाले बच्चे मेरे बच्चे हैं
और उनकी वही दिहाड़ी होती है कि ये भी उनको मिल आपके जाए। बच्चे हैं सड़कों पे हैं। ये नहीं है, ये आपके होंगे सही साहब। और ये दहशतगर्दों के बच्चे हैं। ये मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता जिसको आम फहम ज़ुबान में कुत्ता कहते हैं। जिसके बच्चे हैं मुझे ना बताएं आप, मुझे सिर्फ ये कहने दें कि ये अब आज ये मुल्क की मुआशी सरहदों को तबाह करने के लिए इन्होंने ये अनाउंस किया। क्यों हमाद अज़हर को गिरफ्तार नहीं किया जाता? वो कौन होता है ये कहने वाला कि दुकानें बंद रखी जाए? इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्कर से कह रहे हैं कि आज दुकानों पे हमला करें। आज आप दुकानों, और ये कल उसी बयान के बाद ट्रालर को आग लगाई गई जिसमें कपड़ा था, ऐसे ही उसी के बाद। यानी अब आप पहले आपने मुल्क के जो सरहदों के मुहाफिज हैं उनके एक निशान कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। आज आप ताजरों पे हमला करने की मोटिवेशन दे रहे हैं। तो क्यों हम आज़ादर गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल। क्यों बाकी लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं की जाती हैं? और भाई कल आपने जो पर्चा काटा मियां असलम इकबाल की फायरिंग से वो अब्दुल्ला नामी लड़का मरा है। मैं तो सिर्फ ये कह सकती अब पर्चा काटना तो आमिर काफी भाई, नहीं है, आमिर मियां भाई, महमूद रशीद उसमें शामिल सारा है। कुछ है। 1500 बंदे अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तारियां जारी हैं। अब आमिर भाई एक बात सुने कि जिस तरह का रवैया तहरीक इंसाफ की जानब से दिखाया जा रहा है, उसी तरह का आप चाह रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट करे या फोर्सेस करें, उसी तरह फायरिंग की जाए, बंदे मारे जाएं, फिर आप खड़े हो जाएंगे, ये बड़ी ज्यादती होगी। अच्छा, पहले तो जो देखें गवर्नमेंट जो है वो अभी तक पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। अपनी उन्होंने जो अफसरान है, मुलाजमीन है, वो ज़ख्मी हो गए। अपनी सबसे जो सेफेस्ट जगह थी वो इन्होंने जला दी। वहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी किया वो बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन इसके बावजूद अगर बर्दाश्त किया गया है तो कोशिश की जाए कि आप मामले को वाइंड अप कर लें। कौन वाइंड अप करेगा? गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा साहिब साहब, एक डीमोरलाइज हुए लोग, अली नासिर रिजवी के ज़ख्मी होने से डीमोरलाइज हुए लोग। आवाम की बात कर रहा हूँ कि हमारे पुलिस अफसर अपना भी हिफाजत नहीं कर पा रहे बलवाइयों से। इन बलवाइयों से, इन पुरतशद्दद दहशत गर्दों से अगर अपना भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं तो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? ये डिमोरलाइजेशन होती है और ये हो रहे हैं। मैं परेशान, आमिर भाई यहाँ बैठ मैं परेशान, मुझे मजमूई तौर पर आसान नहीं है। अभी वापस आते हैं हम ब्रेक के बाद, जब आएंगे तो मजमूई तौर पर ये जो कल के पूरा एक सीन हुआ, उसके बाद डॉलर का रेट कहाँ गया, सोने का रेट कहाँ गया, बुलंद तरीन सतह पर सोना पहुंचा। अगर मार्केटों पर हमले होना शुरू हो गए, मार्केटें बंद हो गई, मुल्क का क्या होगा? आपके अस्पतालों में ऑलरेडी सहूलियात नहीं हैं, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। वो बीमार बेचारे जो एड़ियां रगड़ते दूसरे शहरों से इलाज के लिए आ रहे हैं, जिनको ऑपरेशन की डेट दी गई है, वहां पर आके पता चलता है हॉस्पिटल पे हमला हो गया है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से सफाकियत की इंतहा है। ये जो शरपसंद है ये भी नहीं सोच रहे हैं कि किसी की माँ, किसी का बच्चा अस्पताल में लेके जा रहे हैं, आप एम्बुलेंसेस को आग लगा रहे हैं। इस पर आते सिचुएशन की तरफ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। डॉलर बढ़ने का मतलब है कि आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जा रही है। ना सारा के सारा मामला ही अमन व अमान का है। और साहिब साहब क्योंकि तो ये साहिब साहब की बीट भी है अमन व अमान को देखना। तो जब तक अमन नहीं होगा शहर में बेचैनी इसी तरह से रहेगी। कल मैं मस्जिद में गया तो नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोग जिस बात की दुहाई दे रहे थे वो यही थे। और उसमें जो पीटीआई के वो शुरफा शामिल हैं जो बेचारे गुमराह हो गए, जिनको हम गुमरांडो कहते हैं आम अल्फाज के अंदर, जो गुमराह हैं लोग, वो बेचारे भी यही बात कह रहे थे कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। और जिन लोगों ने ये किया उनको देखे। कोर कमांडर हाउस के अंदर से वर्दी निकाल ली गई, कोर कमांडर हाउस के अंदर से सालन निकाला गया, वो पता नहीं क्या स्ट्रॉबेरी जला दी गई। वो तो छोड़ देगा, वो तो बहुत कीमती चीजें थी जो जला दी गई। और खुद वो घर बहुत कीमती है क्योंकि वो जिना हाउस है और कायदे साहब का घर है, वो बहुत कीमती है। वो जो सालन सुलन दिखा दिया गया, जो वहाँ अलमारियाँ तोड़ी गई, जो वहाँ से कीमती अशिया उठाई गई, वो जहाँ पे लैपटॉप्स थे जिनमें पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड था वो उठाया गया। और इन शरपसंदों को शहरी कहना मेरा ख्याल है शहरियों के साथ ज्यादती है। मैं एक शहरी हूँ, पुरअमन शहरी हूँ, मैंने आज तक मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, तो मैं एक शरीफ शहरी हूँ। इन लोगों को भी शहरी कहना जो है वो ज्यादती है उन शहरियों के साथ, करोड़ों शहरियों के साथ जो आज भी पुरअमन हैं, जो आज भी पुरअमन रहना चाहते हैं, चाहे वो PTI के वोटर हैं, चाहे वो नून लीग के वोटर हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, तरीके लब्बैक के वोटर्स हैं, वो पुरअमन रहना चाहते हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन शरपसंदों को शहरी कहना, उन शहरियों के साथ करोड़ों, 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है लाहौर की, ये चंद हैं, चंद 100 होंगे
जिनका जमान पार्क पे भी कब्जा लेके जा रहे है, हैं, जिनका जो शादमन थाने पे भी हमला करते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल पे हमला आपने करते जिक्र हैं। कर दिया तो आ ही जाते हैं। आयशा मुझे कह रही हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल पे कल जो हमला हुआ और इसके साथ साथ शादमान थाने पर भी हमला हुआ, क्यों हमला किया थाने पर? हाँ, ये पूरा प्लान था, बाकायदा वायरलेस चल रही थी कि 2 ट्रक हैं वो पत्थरों से भरे हुए हैं, पीटीआई के कारकुनान उसमें मौजूद हैं और वो शादमान थाने की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, और वो पथराव किया। फिर जब यानी ये प्लान अब चीजें हैं। देखें, पुलिस डिफेंसिव थी। आमिर भाई फिर कहेंगे जी पुलिस ने उन पर फायरिंग क्यों नहीं की। पुलिस ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उनका कोई कहा कि आप अपना काम करें, आगे निकल जाएं। उन्होंने वो ट्रक मार के दरवाज़ा तोड़ा है, अच्छा, थाने में दाखिल हुए हैं, सारी गाड़ियाँ तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, फ्रंट डेस्क तोड़ दिया, जैसे कोई फुटेज सामने है जी। जैसे इंडिया पे हमला किया है। पता नहीं क्या इनका माइंडसेट बना दिया है, इनको क्या उनके दिमाग में फतूल बिठा दिया है कि जो भी इमरान खान के खिलाफ बात करेगा वो मेरिट पे करे। अब अल कादर ट्रस्ट की बात करें, क्या आपने हालात हिसाब है, गाड़ियों को कितना नुकसान अब ये पहुंचा है? आपने हिसाब देना है ना। ये 60 अरब का ट्रस्ट अगर आपने बना रहे हैं, वहाँ पे जो भी कर रहे हैं स्टेट का पैसा था ना, क्यों आपने ट्रस्ट पे लगाया? क्यों अब उसमें मुझे से आपने अफसोस ये है कि देखें आपसे आपने कोई बंदा- शादमान थाने पे हमला किया, साथ ही 2-3 हॉस्पिटल हैं, बिल्कुल वहाँ पे कितना लोगों में खौफ है कि यहाँ बिल्कुल पर हम तो आपने 10 साल वहाँ पे, हमने 12 साल वहाँ पे बिल्कुल। रहे हैं। उसकी लेफ्ट साइड पे भी हॉस्पिटल है, राइट साइड दोनों पे भी तरफ हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, हैं। पीआईसी है, सर्विसेज है, मिड सिटी है, उमर हॉस्पिटल है। अब उसके साथ भी वो सही साहब वो कोई है इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक सेंटर वो है। जो हमारा पुराना दफ्तर था वहाँ पे भी तो ये सारा वो सामने वो कनेड है, तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। आप थोड़ा बर्दाश्त पैदा करें, हौसला पैदा करें। आपने तो लोगों को बगैर किसी केस में अंदर दिया हुआ है, आपने तो उनको चले मान आपके लिया दौर में ठहरे। पुलिस पे तो ना, आपने मैं आपको एक छोटी सी बात अमर भाई सही ठहरे। आपके दौर में ही वो लोग बेगुनाह होकर अदालतों से बाहर आए। ये कंपैरिजन नहीं बेगुनाह करना चाहिए होके। कि आपके दौर में क्या हुआ, इसके दौर में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ। मुझे कल नईम गिलानी बता रहे थे कि इंग्लैंड में इसी तरह से राइट्स हुए और वो कोई निग्रोज और गोरों के आपस में राइट्स थे, तो उसमें पुलिस पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने आइडेंटिफाई किए बंदे और उसके बाद वो उन्होंने जुडिशल इमरजेंसी लगाई। 24 घंटे के लिए जजेस की ड्यूटी लगाई गई, जिनको 8-8 घंटे की शिफ्ट थी, और वो केसेस के फैसले किए। 2000 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर सरकारी मुलाजमतें बंद, उन पर जो स्टेट की तरफ से जो देखें, फैसिलिटीज आपको दी कुछ जाती हैं पता चला कि वो कुछ हुआ उनकी है। ख़त्म। हाँ। उनकी तमाम जो उनको फ्री प्रिविलेजेस गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई। जो वहाँ के शहरी नहीं थे और किसी और मुल्क से आए हुए थे, उनके वो परमिट या उनके रेजिडेंशियल जो कार्ड थे वो कैंसिल करके उनको डिपोर्ट किया गया। लाहौर में भी यही समझ करना आया चाहिए। ना, समझ आया नहीं, कि नहीं, आप- ये वो- लाहौर में और sorry, पाकिस्तान में भी यही होना sorry, चाहिए। मैं आपको बता ये दूं, ना सरकारी पुलिस जॉब्स कर ने- सके, और जो सरकारी जॉब में हैं, जैसे मैंने आपको वासा के आइडेंटिफाई किए बंदे, वो अगर हैं तो उनको निकाल नहीं देना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे वाइंड अप करने का आयशा ब्रेक का कह रही है। मुझे ये आपसे एक कमेंट चाहिए। चले पुलिस पे तो इन्होंने अपना गम और गुस्सा निकाला, वो समझ आता साहिब है। साहब से ले लें वो सही नहीं, नहीं, और उस मैं आपको sorry पे बताऊं। सर्विसेज हॉस्पिटल क्यों गए? नहीं, सर्विसेज हॉस्पिटल वो तो आपको बता रहा हूँ कि ईजी की एम्बुलेंस रोक के उसमें मरीज निकाल के उसको जला दिया है। तो जिनका ये सोच है, हॉस्पिटल तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो उनके लिए एक इमारत है। जब आपकी मेंटल लेवल इस लेवल पे पहुंच जाए, इस एक्सट्रीम पे पहुंच जाए Zombies। कि आप किसी को कुछ समझे ही ना, आपको कोई आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं किसी के लिए, आपने सड़कें बंद की हैं, आप सरकारी अमलाक को ये तो तोड़ फिर रहे जो हैं। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है ना, सेम वो नहीं, ट्रेनिंग आप करके देखें ना ये देखें जिस ज़हन तरह change कर दिए दहशतगर्द हमले करते थे फोर्सेस पे, हाँ, सरकारी वही ना, अमलाक, बिल्कुल। वही बिल्कुल attitude उनका है। जिस तरह ब्रेन वॉश तो किया आपको जाता है, ये वो पिछले किया दिनों गया। में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जमान पार्क में दहशतगर्द जो थे, जो रिकॉर्ड याफ्ता थे, जिन्होंने जेल भुगती थी, वो वहाँ पे मौजूद थे, आइडेंटिफाई किया गया था, पॉइंट आउट किया गया था, फोटो भी उसकी दिखाई गई थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह ट्रेनिंग हो रही है। अमर भाई ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन लोगों को खुदारा इन पर वक्त कम है, हम ये जो वापस आते हैं। दहशतगर्दी है, इनकी नीयत गंदी है। मैं आपको बिल्कुल आपने सही कहा। वक्त कम है, हम वापस आएंगे। और ये अभी देखिए जो शहरी परेशान है कि जी आपके इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, बहुत सारे काम, ऑल्दो हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट करते हैं, लेकिन इस टाइम दफातर में जिस तरह से काम डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारे काम आपके रुके पड़े हैं। बैंकों में, दफातर में लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो आप अंदाज़ा करें कितना काम रुक रहा है इन हालात की वजह से। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे पास अब वक्त कम है। ओवरऑल शहर में हालात क्या हैं? अगर यही 3-4 दिन, जैसे अब आगे तो 2 दिन स्कूल की बंदिश के अहकाम जारी किए गए, सैटरडे वैसे ही ऑफ होते, कल फ्राइडे है। अच्छा जी, अब यही हालात रहे तो शहर में सब्जियों की तरसील, फ्रूट की तरसील, बाकी मामलात मुतासर होंगे, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी कहा जा रहा है अगर शहर में नहीं आती सप्लाई मुतासर होगी, यानी ओवरऑल आपकी ज़िंदगी पर इसके असरात पड़ेंगे और महंगाई होगी।
बिल्कुल होगी, और इसकी सारी जिम्मेदारी उन शरपसंदों पे है। चाहता हूँ कि साहिब साहब बताएं कि जिस तरह से मैंने यूके का जिक्र किया था, तो क्या कोई पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस को इस तरह का काम कर रही है कि जो शरपसंद मेरे हैं ख्याल से ये आइंदा से सरकारी तो क्या होना चाहिए, जो चीज़ अब सरकारी तो क्या प्राइवेट जॉब भी ना कर सके। हाँ। ये ज़रा कोई बताएं हमें भी। है ना, बिल्कुल। ये आमर भाई इनको शर्पसंद कह रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारा ये फ्यूचर है। बहुत सारे ये बच्चे हैं, यहाँ से बात शुरू हुई थी, बिल्कुल, आप खत्म बिल्कुल, भी यहीं यहीं पे पे खत्म। कर रहे हैं। ये चाह रहा है हमारा- झगड़ा करना ये और हमारा- एट द एंड भी चाह रहे हैं। ये हमारा फ्यूचर है। हालांकि मैंने अपना मौका दिया, ये मैंने हमारे साहिब साहब बात ये करें। हमारे मैंने कहा बच्चे मैं ना हमारे मानूं। बच्चे हैं। आपके बच्चे होंगे, मैं तो पहले देखें कहा। अब आईजी साहब, जब से ये जमान पार्क की एपिसोड हुई है ना, पुलिस इनसे बड़ी तंग है। और उस वक्त भी मैंने खबर दी थी कि खुदारा ये जो नौजवान नस्ल है ये ना इस तरह करे जिस तरह कर रही है। इनकी सारी वीडियोस अब भी इकट्ठी हो रही हैं और ये एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, रोज़ाना उनका फोरेंसिक हो रहा है और आइडेंटिफिकेशन के बाद इनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, FIR हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। इसके लिए अब अगला मसला क्या है जो इनके लिए खड़ा हो रहा है कि इनके सुन लें जरा ध्यान इनका से जो ये। करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसमें अंदराज होगा कि ये फलां फलां मुकदमे में मुलव्वस थे, इन्होंने इस तरह हमले किए, इस तरह अटैक्स किए, फलां फलां जगह पर मुलव्वस थे, ना इनको सरकारी नौकरी मिलेगी क्योंकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। ना आप बाहर जा सकेंगे। उसके लिए भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी होता है, पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी होती है। आपका बैरून मुल्क एडमिशन नहीं हो सकेगा क्योंकि बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं जिन्होंने अभी वो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बाहर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारा आपका कैरियर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो खुदारा आप इन हंगामों से भाग रहे हैं, आप इन चीज़ों से ये आईजी साहब को फौरी करना चाहिए। नहीं, आईजी साहब कर फौरी रहे हैं करना और ये चाहिए। हो रहा है। ये 1650 लोग जो पकड़े गए हैं, इसमें बहुत सारे यंग मैन हैं, उन सब के करेक्टर सर्टिफिकेट में ये लिखा जाएगा। और जो जमान पार्क का एपिसोड हुआ था तब भी मैंने खबर दी थी कि खुदारा आप बाज आ जाएं और इन क्योंकि शर्पसंदों की पुलिस ने ये तस्वीरें किया। छापी जाएं अखबार में, मैं तो ये कहता हूँ। तो ये तस्वीरें भी छपेंगी, इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, इनके खिलाफ मुकदमात भी हो रहे हैं और इनको पकड़ के इनको थानों में बंद किया जा रहा है, जेलों में भेजा जाएगा। लेकिन इनका सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह ये अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, यहाँ पे मुआशरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये सारा गंद घोल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट इनके फ्यूचर पे भी जाएगा। और ये अब आपको पता है किसी प्राइवेट अदारे में भी जाए ना तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन पे लिखा होगा कि ये बंदा रिकॉर्ड याफ्ता है और ये रियासत की बगावत में शामिल है, ये सबसे बड़ा, किसी भी बैरून मुल्क जाएंगे तो ये आएगा ना कि आप रियासत के खिलाफ खड़े थे, तो आपको कोई बंदा नहीं लेगा। बिल्कुल। और अभी हम देख रहे हैं ये हमारे पास ब्रेकिंग चल रही है कि जमान पार्क में मुश्तिल कारकुनान मौजूद है, ये शरपसंद नासिर मौजूद है। और मैं आमिर भाई की बात को सेकंड करूंगी कि इनकी तस्वीर आपको सामने लेकर आनी चाहिए ताकि सबको पता चले, इनको भी पता चले कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के सिलसिले में जी बहुत अहम मामला डिस्कस करने वाले हैं। असातिज़ा का मकाम हमारे मुआशरे में क्या है, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे कौम के मेमार जो हैं वो हमारे असातिज़ा उनको तैयार कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है उसकी तालीम का दारोमदार हमारे असातिज़ा पर है। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला के हुक्म पर जो अहकामात जारी किए कि असातिज़ा की तरक्की के हवाले से मामलात तय किए जाएँ, वाज़े अहकामात के बावजूद ये मामला ताहाल रुकावट का शिकार है। हम देख रहे हैं असातिज़ा से कहीं ड्यूटियाँ उनके जो काम नहीं भी हैं वो भी ली जा रही हैं, लेकिन कम अज़ कम आपको एटलीस्ट इस चीज़ को समझना है कि उनको उनका राइट बर वक्त पहुँचाना है ताकि वो लोग भी अपने घर के मामलात अच्छे तरीके से चला सकें, वो भी परेशानी वाले माहौल से बाहर निकलें। जिन्होंने कौम को संभाला देना है, मुस्तकबिल के मेमारों को तैयार करना है, उनके साथ तो जो है वो इस तरह का सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। हमारे साथ तारिक कलीम साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि असल में मामला क्या है, रुकावटें किधर हैं। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब सीएम साहब ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए, रुकावटें क्या क्या हैं? देखिए सीएम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया कि जितनी सीटें खाली हैं वो पूरी की जाएँ। देखिए मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, हमारी जो प्रमोशन होती है प्रोफेसर्स की वो सीटों की बुनियाद पर होती है। जितनी सीटें खाली हों, मतलब 19वें स्केल की जितनी सीटें खाली हों 18वें के उतने बंदे प्रमोट अगर 19वें में चले जाएंगे और जितनी सीटें खाली होंगी वो 17वें के लोग उधर चले जाएंगे। हमारा एक तो ये अलमिया है शुरू से कि सबसे सुस्त प्रमोशन जो है ये कॉलेज सेक्टर में है। अगर एक बंदा लेक्चरर जो 17 ग्रेड में और एक असिस्टेंट कमिश्नर जो 17 ग्रेड में इकट्ठे भर्ती हों
तो हमारा लेक्चरर अभी लेक्चरर होता है 17 ग्रेड में, या ज़्यादा 18 में चला जाता है, और वो जो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 20 में पहुंच जाता है। अच्छा, बाकी महकमों को भी यही हाल है। हमारे यहाँ लेक्चरर की जो प्रमोशन है प्रोफेसर की, बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। अब हमें उम्मीद बंदी थी कि वज़ीर आला ने कहा कि आप प्रमोशंस करें, जितनी सीटें दस्तियाब उन्हें आप पुर कर लें। अब हुआ ये कि वज़ीर आला ने तो हुक्म दे दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर बेशुमार रुकावटें डाल और हिचकिचाहट का शिकार है। ब्यूरोक्रेसी का अपना मसला है। वो कहता है कि मैं, सेक्रेटरी कहता है मैं 19वें ग्रेड में बैठा हूँ, मैं किसी को 20वां ग्रेड क्यों दे दूँ। अच्छा। उसके अपने नफसियाती मसले हैं। वो अब यानी हम एक खाम खा के एक मनफी मुकाबला हमारे यहाँ होता है ना कि हम अपने से तरक्की करता नहीं देख सकते। अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 19 की बात करूँ, सीटें दस्तियाब हैं, खाली पड़ी हैं, बिल्कुल वर्किंग पेपर तैयार हैं, कोई रुकावट। हमें अब तक हमने हर दरवाज़ा हर दरवाज़ा खटखटाया कि जनाब ये सीटें भी खाली हैं, वज़ीर आला का वाज़े हुक्म भी मौजूद है और आपके पास वर्किंग पेपर भी तैयार हैं, आप सिर्फ आपने एक फ़ोन करके मंगवाने और आपने लोगों को तरक्की दे देनी है, लेकिन नहीं कर रहे। अब ये हमें तो बाज़ औक़ात यही महसूस होता है कि सिवाय हट धर्मी के और सिवाय अपनी अना की किसी तस्कीन के और कोई मसला नहीं। सेक्रेटरी एजुकेशन हो, कोई DPI कॉलेजेस हो, कोई भी हो, वो आगे काम को बढ़ाना चाह ही नहीं रहे और चीज़ें वहीं स्टक हो जाती हैं। और हालांकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के मुनाफी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये 4 महीने, ये एक रिवायत है, इसमें हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे कि जब इंटर्म सेटअप होता है उसके अंदर प्रमोशन आम तो इसको लोग समझते हैं कि कहीं ये सियासी रिश्वत के ज़ुमरे में, लेकिन अब चूंकि ये तवील हो गया तो वज़ीर आला ने ये कहा कि नहीं भाई हम इंसानी बुनियादों पर इसको कर लिया जाए, हमदर्दी की बुनियादों पर, क्योंकि बेशुमार लोग यूँ तो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि तवील हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पहले भी यही रिवाज थी कि जब तक आपने सड़कों पर एहतजाज नहीं करना, आपने बाहर आके नारेबाजी नहीं करनी, हाय हाय नहीं कहना आपने, उस वक्त तक कोई कान पर जूं नहीं दिखती। हम प्रोफेसर हैं, हम एक ज़िम्मेदार तबका है, हम रोल मॉडल हैं। हम इस मौके पर नहीं समझते जब पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है, कराची से लेकर खैबर तक हर बंद सड़कों पर सूरत हाल ज़ाहिर है बहुत खुशगवार नहीं है कि हम भी सड़कों पर आ जाएं। हमने नहायत तहजीब से हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हम गए कि जनाब आप इस मसले को हमारे हल करें। मतलब मैं आपको अभी एसोसिएट प्रोफेसर की भी मिसाल दे दूँ, 600 सीटें खाली हैं, 200 के को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर ये अब प्रमोशन नहीं होती तो ये यूँ समझ लें कि 1 डेढ़ साल 2 साल ये लोग लटक जाए काम। और बेशुमार लोग जो हैं जो पहले ही बहुत ताख़ीर से इसमें प्रमोट हुए हैं, जिनकी प्रमोशन पहले ही बहुत सुस्त है, वो मज़ीद सुस्त हो जाएगी। अब मैं बताऊँ इस वक्त 97 के जो लोग हमारे 97 में, यानी आज से लगभग 26 साल पहले जो लोग ग्रेड 17 में लेक्चरर भर्ती हुए थे, वो इस वक्त ग्रेड 18 में। इससे बड़ा जुल्म किसी महकमे में नहीं होगा कि ग्रेड 17 में बंदा 1997 में भर्ती हुआ है और अब ग्रेड 18 में बैठा है। तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि असातिज़ा डिलीवर, कारकर्दगी भी क्या असातिज़ा के मुतासिर है? ज़ाहिर बात है, इतना बर्डन रहेगा ज़हन पे तो मायूसी तो होगी। देखिए, महकमा तालीम के हवाले से ना बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं। एक जो बुनियादी, ये एक हमारी जो, मैं इस पर पोलिटिकल एलीट को भी कहूँगा और ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, ख़ास तौर पर मैं ब्यूरोक्रेसी में ख़ास तौर पर नाम लूँगा, ये हर चीज़ पसंद करते हैं, ये मशवरा पसंद नहीं करते। ये हमारे यहाँ ये अलमिया है कि एक बंदा जो BA का इम्तिहान दे के एक CSS कर ले, जिसको हम पास अब कहने लग गए हैं, वो माहिर तालीम भी बन जाता है, माहिर मुआशरत भी बन जाता है, माहिर कानून भी, सब कुछ वो बन गया। हमने मुतअद्दिद बार कहा कि हम फील्ड वर्कर हैं, हमसे मशवरा करें, हम आपको दुरुस्त रास्ता बताएंगे। लेकिन वो ये तो उन्हें बहुत पसंद है कि बखिदमत जनाब लिख के उनके आगे हम अर्जी डालें और वो उस पर हुक्म जारी करें, उनकी अनाकी से कोई तस्कीन होती है, लेकिन मशवरा करना वो पसंद नहीं करते। और हमारे सिर्फ ये नहीं तालीम में, बल्कि हर महकमे की जो जवाल की वजह है, जो इनतात की वजह है, वो यही है कि आप फील्ड वर्कर से जो जिसने उसे आपके हुक्म को एग्जीक्यूट करना है, अमल में लाना है, आप उसे मशवरे नहीं करते। आप कहीं बाहर से कोई चीज़ पढ़ के आ गया, कोई आपने कोई प्रेजेंटेशन अच्छी देख ली, कोई यूट्यूब पे अगर बहुत अच्छा पैकेज देख लिया, आप मुतासर हो गए, आपको पता ही नहीं है कि ज़मीनी इकाई क्या है। आप तो ख़ास माहौल में बैठे हैं ना। यूँ तो मेरा दिल भी चाह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के यार मैं ईफल टावर यहाँ बना दूँ, देखना तो ये कि हमारे पास गुंजाइश है कि नहीं, हम रहते कहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि कोई मशवरा करने को तैयार ही नहीं होता। हम अगर तजावीज़, लेकिन तारिक साहब मसले का हल तो निकालना है, मुतल्लिका फ़ौरन तक आप पहुँचे। हमने हर जगह हम हर दरवाजे पे दस्तक दी। अब सिर्फ यही है कि हम एहतिजाज पर जाएं। और सच्ची बात यह है कि इस माहौल में
हम एहतजाज हमें पसंद नहीं है कि इस वक्त ऑलरेडी देखें ना ऑलरेडी मुल्क है कि हम भी इसके अंदर शामिल हो जाएं, और ऐन मुमकिन है से लोग कहें कि शायद हम भी कोई सियासी दबाव डालना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली वो फिर सियासी सूरत हाल से मुंसलिक कर दिया जाएगा, चाहे आप अपने राइट के लिए निकले। तो देखिए ना, इसमें सिर्फ यही नहीं है, आप ये देखिए कि इस वक्त लाहौर डिवीजन में 112 कॉलेजेस हैं, 60 कॉलेजेस बगैर प्रिंसिपल के काम कर रहे हैं। ये लाहौर डिवीजन है जो पंजाब का, जो बर्रे सगीर के अहम शहरों में से है, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल्ली से मिसल कहते हैं। इसके 112 में से 60 कॉलेजेस बगैर प्रिंसिपल के काम कर रहे हैं, जहां प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो वक़्त आपने हमसे बहुत वाबस्ता कर रखी है, तो ये कैसे हम डिलीवर कर पाए। सही। मुझे अब तारिक साहब आपका मौक़िफ़ तो जान लिया हमने, और बिलाशुबा आप बिल्कुल राइट पर हैं और ये चीज़ें फौरी अमल इन पे होना भी चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं, मुतल्लिका फोरम तक आप अपना क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं? हम तो इससे फोरम के ज़रिए वज़ीर आला पंजाब तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ उन रिपोर्टों पर ना रहें, आप भी हमसे मशवरा करें। जो फील्ड वर्कर है, जो उनकी हर तंजीम के, हम कॉलेजेस वाले हैं, 18,000 कॉलेजेस, 18,000 असातिज़ा हैं हमारे, वो इलेक्शन करवा के अपना नुमाइंदा चुनते हैं, प्रेसिडेंट चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, उसके पास पूरी मालूमात है। आप उससे बात करें कि भाई कहाँ आ रहा है, आप इन लोगों को ऑन बोर्ड लें, इनसे मुशावरत करें, इनसे इनपुट लें, ये आपको सही सूरत बताएंगे। वहाँ से तो पता नहीं आपको क्या क्या रिपोर्टें मिल जाएंगी ब्यूरोक्रेसी से, वो तो कहेंगे भाई सब अच्छा है, और आमतौर पे हम वही सुनना चाहते हैं जो सब अच्छा है, जो हमें वही पसंद होता है जो हम सुनना चाह रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो मैं तो इस फोरम के जरिए सिर्फ यही पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो सूरत शायद बताई जाएगी, जो उनके विजन के मुताबिक ये बताया जाएगा कि हमने बहुत प्रमोशन कर दी, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। जितनी सीटें दस्तियाब हैं कम अज़ कम हमारे उनमें उससे यूँ समझ लें कि 20-25% का इरादा, उससे ज़्यादा कोई पुर करने का इरादा नहीं है इनका। कतन इसमें ये इंटरेस्टेड नहीं है, और सिर्फ इसमें ज़्यादा जो रुकावट है हठधर्मी हो सकती है, या कोई और अप्रोच है कि भाई इस दौर में काम नहीं करना, ये हो सकता है, और हमें तो कोई बज़ाहिर वजह नज़र नहीं आ रही। नहीं जी, हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि असातिज़ा, क्योंकि हमारे कौम का मुस्तकबिल है, जिस तरह से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये तैयार करें, सो इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए और बिल्कुल राइट पे हैं। फिर उसमें रुकावटें जो डाली जा रही हैं वो तो समझ से बाहर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। शहर में इस वक्त गर्मा गर्मी की तरफ है और शहर का मौसम भी गर्म हो रहा है। सो वेदर अपडेट्स आज के मौसम में देखते हैं। अच्छा जी, गर्मी की शिद्दत में हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, और आपको हम हर रोज़ ही ये कह रहे हैं कि आपने अगर डिहाइड्रेशन के मिसाइल से बचना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। आप पानी बॉयल करके अगर पी लेंगे तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है। अभी हम चलते हैं मायदा की तरफ, बाहर की सूरत हाल बताएंगी। मायदा बताइए, मौसम की सूरत हाल आज क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? बिल्कुल है ना, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज गर्मी में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम जो है ओवरऑल हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन उसी के साथ सूरज जो है वो शहरियों को दिन भर जो है वो आंखें दिखाता रहता है, जिसके बायस शहरी जो है अच्छी खासी गर्मी महसूस करने लगे हैं। जैसे ही गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसी की तरफ जो है वो शहरी जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो आज करंट टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो 39 तक जाने के अमकानात जाहिर किए गए हैं। लेकिन बारिशों के हवाले से अगर देखा जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते तक जो है वो बारिशों के अमकानात जाहिर नहीं किए गए हैं, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। जहाँ पर गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। आज शहर में जो है वो शहर लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ओवरऑल मौसम को देखते हुए हमारे शहरियों के लिए माहिरीन ने कुछ एहतियाती तदाबीर जारी की है, जिस पर हमारे शहरियों ने लाजमी अमल करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मायदा। गर्मी बढ़ रही है और एहतियात आप लोगों ने करनी है। गैर ज़रूरी तौर पर मैं तो ये कहूँगी जो हालात है घर से भी बाहर ना निकलें और आप घर में स्टे करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जल्दी करनी है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है जी, टुडेज़ हेल्थ डिटेल। गर्मी आ रही है, हर दूसरा बंदा परेशान है कि चेहरे पे कील मुहासे और छाइयाँ पड़ जाती हैं। धूप में तो आपने निकलना ही निकलना है। स्टूडेंट्स ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाना ही जाना है। सबसे पहले जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सो घर में हम आपको बताते हैं जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप कैसे इनसे महफूज रह सकते हैं।
शहद अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ही शिफा रखी है। आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का हल शहद में मौजूद है। शहद जरासीम को खूबियाँ रखता है, यानी जर्म्स जो हैं उनको मार भगाता है। सो एक चाय के चम्मच जो है वो आप अगर शहद लेंगे, मुतासरा जगह पर लगाएंगे, या इसका मास्क सा एक आप बना लें, उसको अप्लाई कर लें। सो रोज़ाना आप इसको कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे आपको जो हैं वो रिज़ल्ट मिलेंगे, वो लोग जिनके चेहरे पर कील मुहासे और छाइयाँ हैं। इसके अलावा जी एप्पल विनेगर जो है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एप्पल विनेगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको जी पानी की मुताबिक यकसा मकदार में मिलाएं और इसे रुई के ज़रिए जो है आप लगा सकते हैं। कॉटन लेकर आप इसको मुतासरा एरिया पे लगाएं, आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। फिर ओमेगा 3 जो हैं फैटी एसिड, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सूजन कुछ खूबियाँ रखता है ये, जहाँ कहीं सूजन हो वो ख़त्म कर देता है। मछली, अखरोट जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप जितनी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनका हमने जिक्र किया है, आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद भी होती हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर इसके अलावा जी आपके पास जिंजर टी मौजूद है, लेमन टी, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, बस हमने देखना है कि कुछ लोगों को सूट करती हैं, कुछ लोगों को नहीं करती हैं। एलोवेरा हर किसी घर में अवेलेबल है। आप उसका गूदा निकाल कर उसको मैश करके रख सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा करें, अपने फेस पे अप्लाई कर लें। 10 से 15 मिनट आप उसका इस्तेमाल करें तो वो भी फ़ायदेमंद हो सकता है। लहसुन का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद हो सकता है। सब कुदरती चीज़ें हैं। अगर इसका आपको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा ना, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसको क्या सूट कर रहा है, तो कम से कम इसका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आपके पास जो मार्केट में क्रीम्स मौजूद होती हैं, जो मेडिसिन मौजूद होती हैं, उनका अगर फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो नुकसान किसी ना किसी सूरत में हो रहा होता है। सो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। हमने शहद का जिक्र किया, सेब के सिरके का जिक्र किया, आपकी अच्छी डाइट का जिक्र किया। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, चाहे थोड़ा सा डिले हो जाए एक्नी को कवर करने में, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं इसके ज़रूर मिल जाएंगे। सो आपने ज़रूर इसको जो है ट्राई करना है और हमें फीडबैक देना है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे और आपको बता देते हैं जी मार्केट में सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं आज के भाव में। सब्जियों की कीमतें आज की क्या हैं, रेट लिस्ट हमें फरीहा बता रही हैं। ओवर टू यू फरीहा। जी बिल्कुल, शहर भर में जहाँ पे हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी होती जा रही है, वहीं पे सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट में जो है वो सरकारी नरखों पर अमल दरामद को भी यकीनी नहीं बनाया गया। मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों की रेट्स मौजूद है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 65 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 75 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की जो सरकारी कीमत 40 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो है वो टमाटर की सरकारी कीमत 33 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो 60 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन सरकारी कीमत 330 रुपये, ओपन मार्केट में 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की जो सरकारी कीमत है 725 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 850 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ मौसमी सब्जियों के हवाले से, जो सरकारी नरखों में और ओपन मार्केट में जो है तकरीबन 50 से 60 रुपये का जो है वो डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। मेथी की जो सरकारी कीमत है वो 145 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में जो है वो मेथी 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन सरकारी कीमत 60 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। फूल गोभी की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च जो है वो सरकारी कीमत जो है वो 40 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह मटर की जो सरकारी कीमत है वो 220 है, लेकिन ओपन मार्केट में 270 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। करेले सरकारी कीमत 110 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 170 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। टिंडे सरकारी कीमत 160 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। ऐसे में शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं वो पहले ही आम आदमी की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। ऐसे में जो दुकानदार है वो मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं, तो शहरियों को जो है महंगे दामों सब्जियाँ ख़रीदने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो है वो सफ़ेद पोश तबका जो जिनकी पहुँच से चिकन मटन पहले ही पहुँच से दूर था, ऐसे में सब्जियों की बढ़ती कीमतों से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी ठीक कहा आपने, वाकई लोग परेशान हैं क्योंकि सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं। चिकन मटन वैसे ही आपके पहुंच से दूर है, तो सब्जियां ही बच जाती हैं क्योंकि दालों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। सो अब क्या ऑप्शन है, आपने क्या खा पी के गुजारा करना है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले इंतहाई अहम टॉपिक है और हर दूसरा बंदा हम देख रहे हैं कि इस चीज़ का शिकार है। गुस्सा, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? अगर हम इसको मौजूदा हालात से भी रिलेट करें, ये एग्रेशन, ये गुस्सा जो कि आपको हर जगह नज़र आ रहा है, जिसके असरात इतने बुरे हैं कि आप अपने रिश्तों से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर बच्चे हैं, वालिदैन से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर घर में हम देख रहे हैं बहन भाई हैं, तो ये एग्रेशन ही है जो कि आपस में दूरियां पैदा कर रहा है। आप किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर ओवरऑल भी इम्पैक्ट देखें तो इस गुस्से की वजह से आपको बहुत सारे मामलात मुतासर हो जाते हैं। एग्रेशन कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, इसके बुनियादी स्टेप्स कौन कौन से हैं, कहाँ पर आके आपको जो है वो थोड़ा सा एक्टिव होना है कि अच्छा जी आपका एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो आगे जाके आपके लिए गुस्सा बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वैसे भी हमारा तो दीन कहता है कि गुस्सा जो है वो कम करना चाहिए। आपका दुश्मन है गुस्सा, आपके बहुत सारे बने हुए काम जो है वो बिगाड़ देता है। हमने एग्रेशन कंट्रोल पर आज बात करनी है और हर दूसरा बंदा क्यों गुस्से का शिकार हो जाता है, इस पर बात करेंगे। माहिर नफ्सियात कोमल फैसल साहबा ने ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजूहात हैं, मतलब आप जिस मर्जी एज में लोगों को देख लें, गुस्सा वो बुनियादी वजह है जो कि आपके रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, दूरियां पैदा कर रहा है। हम इसको कम करने के लिए कुछ नहीं देख रहे कि सोसाइटी में हो रहा हो। देखिए, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो एक इमोशन है जो एक जब इंसान पैदा होता है या एक जानवर भी पैदा होता है उसमें भी एग्रेशन है। ठीक है। काफ़ी हद तक कुछ ऐसे अफराद हैं जिनमें जेनेटिकली डिस्पोज भी हो जाता है क्योंकि उनकी फैमिली में भी एक टेम्पर ऐसा होता है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट बिलीव करती हूँ कि इसमें आपकी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा दखल है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसे जेनेटिक्स के साथ पैदा हुई हूँ जहाँ मेरे अंदर गुस्सा है लेकिन मुझे इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिला तो वो दब जाएगा, राइट। लेकिन अगर मुझे इन्वायरमेंट भी वैसा मिल रहा है तो वो और मल्टीप्लाई होके आ जाता है। यानी आपके इर्द गिर्द का माहौल बहुत मैटर, बहुत ज़्यादा राइट अवे जब आप बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, घर का माहौल, स्कूल का माहौल, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पीयर इन्फ्लुएंस, सोसाइटी, ये सब जब तक आपका स्पेसिफिकली अगर बच्चों में एंगर की हम बात करें तो उनकी बात ना मानना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना कि अगर आप ठीक है रिटेलिएट करेगा ना। देखिए, आप एक जानवर से भी एक चीज़ को उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो रिएक्ट करेगा। अब बात यह है कि रिएक्ट करना एक कुदरती अमल है लेकिन हमने उसको चैनलाइज करना है, राइट। देखिए, अगर एक बच्चे ने बदतमीजी कर दी, आगे से मैं भी उसको 2 थप्पड़ लगा रही हूँ तो वो तो फिर बच्चा यही सीख रहा है ना कि नेक्स्ट टाइम कोई उसके साथ करेगा तो उसने क्या सीखा कि 2 थप्पड़ ही लगाने। मसला सिर्फ ये आ रहा है कि हम उसको चैनलाइज किसी भी लेवल पे नहीं कर पा रहे, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, अगर हमारी कोई वर्किंग लाइफ है उसमें भी ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि डे 1 से हमें रिएक्शंस देना सिखाया जाता है, रिस्पॉन्स देना नहीं सिखाया जाता। गुस्सा आपकी पर्सनालिटी को किस तरह तबाह करता है? क्या आपके अंदर छुपी सलाहियतें जो हैं वो भी खत्म हो जाती हैं? बिल्कुल। देखिए आपकी फंक्शनिंग किसी भी लेवल पे गुस्से से इफेक्ट होगी, वो आपका पर्सनल लेवल है या आपका प्रोफेशनल लेवल है, आपका रिलेशनशिप लेवल है, वो आपका डैमेज होगा। सबसे पहले तो पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। आपका टेम्परामेंट इतना एग्रेसिव हो जाता है, आप किसी से एंड नोबडी वुड लाइक टू इंटरैक्ट विद यू इवन कि अगर आप हर बात पे एक रिएक्शन दे रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, बदतमीजी से बात करें तो क्या होगा, लोग कट ऑफ होना शुरू हो जाएंगे आपसे। भाई क्यों हम इससे बात करें, भाई जब भी हम इससे आराम से तहम्मुल से बात करते हैं ये आगे से इस तरह से बात करता है, ये करती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके डिस्कनेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, घर से सोशल, बाहर की सोशल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, सब खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब लोग जो इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं, क्लासिकल एग्जांपल जो आजकल हो रहा है, एग्जैक्टली अब हमने इसको कम कैसे करना है, वो कौन से की पॉइंट ऐसे हैं, आप गाइडलाइन क्या जारी करना चाहेंगी जिससे जी हम अपने एंगर को कंट्रोल? देखिए, सबसे पहले जो हम अभी डिस्प्ले देख रहे हैं ना, ये बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है कि जब आपके गुस्से को चैनलाइज करना ना सिखाया जाए, ना उसको डायरेक्शन मिले, तो फिर जब वो निकलता है एक दफ़ा वो दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, जो कि हम आजकल 2-3 दिन से देख रहे हैं। ठीक है, वो आउटबर्स्ट हो रहा है। अब हमने उसको चैनलाइज करना है। जब आप ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स फिर जब बच्चा छोटा होता है, आप उसको काउंसिल करें, कोच करें। तो देखिए, सबसे बड़ी गाइडलाइंस जैसे आपने भी स्टार्ट में बात की कि हमारे मज़हब ने बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ठहर जाओ, बैठ जाओ, पानी पी लो। मैंने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ए साइकोलॉजिस्ट, आप सोचें तरह तरह के लोग भी आते हैं, अगर आप सीख लें एक पॉज लेना अंदर,
अगर एकदम से आप रिएक्शन देने लगे, 1 सेकंड का पॉज ले लीजिए। देखिए जो कुरान पाक में चीज़ें दी हुई हैं वो हम सिर्फ आज उसको साइंटिफिकली इम्प्लाई कर रहे हैं, चीज़ें तो पहले ही थी हैं। सो अगर आप पॉज ले लें, 1 लम्हे का पॉज ले लें, आपकी इंटेंसिटी नीचे बैठती है। आप ये सोचें कि अगर मैंने डिस्प्लेजर है, एक चीज़ मुझे नापसंद आई है, वो कहाँ लिखा हुआ है कि मैं चिल्ला के और गालियाँ दे के अपना डिस्प्लेजर दूंगी? मेरा डिस्प्लेजर है ना, मैं कोई और तरीके से भी दे सकती, क्योंकि अगर मैं चिल्ला रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही। क्योंकि जब आप इतना गुस्सा में आते हैं तो आपकी सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, और उसमें चाहे आपका ब्लड प्रेशर है, क्लॉटिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सो इसमें सबसे पहले हमें एक मामूल बनाना चाहिए कि जैसे अंदर से ऐसी फीलिंग आए तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए। वो पॉज 2 मिनट का आपके अंदर का पॉज है। हम हर एक को ये समझाते हैं कि भाई जिस तरह आप पानी, मैं तो जिस तरह पानी लेती हूँ उसी तरह दिन में डीप ब्रीदिंग भी करती हूँ। वो आपको इतना रिलैक्स रखता है कि जो भी एक ऐसी ट्रिगरिंग सिचुएशन होती है आपको उसको सेंसिबली हैंडल करना है। रिएक्शन दे के आप सिचुएशन को ख़राब कर देते हो। सो अगर आप 4-5 दफ़ा दिन में थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग को आप एक अपने मामूल बना लें तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, और जो छोटे बच्चे हैं प्लीज़ अगर वो एग्रेसिव हैं तो उनको मारपीट से वो और ज़्यादा हो जाएंगे, उनको चैनलाइज करें। जैसे कहते हैं कि जी लड़के बड़े एग्रेसिव होते हैं, दे ग्रोइंग, तो आप उनको उस गेम्स में डालें, जैसे फुटबॉल है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो बच्चों का आउटलेट हो जाएगा रादर देन वो घर में किसी के साथ। इसी तरह बच्चियों का भी आप चैनलाइज करें। और अगर वो गुस्सा किसी वजह से आ रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम एज एन एडल्ट बात करें तो हमें वो ट्रिगर्स नोट डाउन करने चाहिए कि भाई किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है, मुझे किन लोगों के साथ बैठ के गुस्सा आता है। सो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ह्यूमर भी ले आए, चाहे कि आप अगले की बात पे चिढ़ भी रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है आप रिएक्शन दे रहे हैं? आप थोड़ा सा अगर बीच में उसको लाइटर मोड में ले लें कि यार चलो वो तो अपने लेवल की बात कर रहा है, मैं क्यों रिएक्ट दे रही हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्यों गुस्सा है, कोई ज़रूरत नहीं। सो ये थोड़ा सा, और एक जो हम थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, और एक जो आजकल हम एज साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा ग्लोबली भी हम इस बात पे बात करें कि टू बी माइंडफुल, अभी प्रेजेंट में रहें, पिछली बातों पे या कुछ और आगे वाली बातों पे मत परेशान हों। सो अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसका एक बड़ा क्लासिकल रिजल्ट हम आजकल देख रहे हैं। और आप अगर गौर से देखें तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका क्या फ़ायदा है? कोई आपको एक सोशली, पर्सनली, कंट्री वाइज, इमोशनली कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है? नहीं, एज सच कोई भी नहीं। इट इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि ये उनके अंदर का एंगर था जो कभी चैनलाइज नहीं हुआ, उन्होंने घोट के रखा हुआ था, और ये कोई एक सिचुएशन निकली है। हालांकि आप देखें जो ये तोड़ा ताड़ी हो रही है उसमें उनका पर्सनल बेनिफिट क्या है, उनको ये भी नहीं समझ आ रहा। अब देखिए ये वो स्टेट है जहाँ पर एक इंसान गुस्से में अंधा हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि अपने घर को तोड़ी जा रहे हैं। ऐसे ही है। मतलब आप ये सोचें कि अगर आप अपने गुस्से को चैनलाइज और मैनेज नहीं करते, इस लेवल तक ला सकते हैं, आप अपने रिश्ते ख़राब कर देंगे। आपके रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? इसी वजह, इनटॉलरेंस की वजह से। सो अगर हम थोड़ा पेशेंस भी लर्न करें तो आई थिंक विल बिकम मोर सेन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें क्या ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है अगर आप कर जाए? तो फिर अब जो लोग इस तरफ जा चुके हैं उनका इलाज क्या मुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, आप डेफिनेटली इस जगह पर बैठी हुई हैं, वहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि जब देखिए एक प्रॉब्लम थी जिसको मैंने ठीक नहीं किया, अब वो बड़ा बन गया, अब मेरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, ना मैं काम पे जा पा रही हूँ, ना मैं काम रिटेन कर रही हूँ, हर एक से झगड़ा कर रही हूँ, मुझे जॉब से निकाल देंगे, सिंपल एज। सो पर्सनल मेरे रिश्ते भी खत्म हो रहे हैं। नेगेटिविटी इन लोगों में आ जाती है ना, सामने वाला आपको गलत ही लगेगा, हर वक्त गलत लगे, वो प्रोसेसिंग ही गलत करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप प्रॉपर क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप किसी क्वैक के पास नहीं जाएंगे। ये जो इससे आगे जो बीमारियां आ जाती हैं उसमें हम इस बात पे बहुत शिद्दत से फोर्स करते हैं कि भाई आप किसी प्रॉपर क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, ना आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएं, ना आप किसी वो ये सर्टिफिकेशंस वाले हैं उनके पास ना जाएं, प्रॉपर क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि ये चीज़ें एक बीमारी है भाई। सो मेडिसिन के थ्रू इसका इलाज होता है? नहीं, अभी हम अगर मेडिसिन पे ना जाएं तो हम अगर पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि अगर आपकी थोड़ी सी आपको लगता है मेरे अंदर की मेरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई हुई है, तो पहला स्टेप ये है कि हम थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, काउंसलिंग के पास चले जाएं। अब वो डिसाइड करता है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो एथिकली मैं उसको रेफ़र कर दूंगी साइकाइट्रिस्ट के पास, तो कुछ अरसे के लिए आपको कुछ मेडिसिन देनी पड़ेगी जिसमें आपका जो देखें केमिकल इम्बैलेंस भी होना शुरू हो गया। अगर आप खुदा न खास्ता एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले गए तो फिर हमें उसको रिस्टोर करने के लिए एक एथिकल वे है मेडिसिन का। लेकिन इसको
एड्रेस करें, बहुत ज़रूरी है इसको हाँ, एड्रेस करना। टाइमली एड्रेस करें, पता चले कि इशू क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइन। क्योंकि देखिए यंगर जनरेशन क्या करिए, उनका एग्रेशन को नहीं टाइमली एड्रेस हो रहा, तो वो सेल्फ म्यूटिलाइजिंग बिहेवियर में जिसमें अपने आप को काट वाट रहे होते हैं, ये बड़ा कॉमन है, विच इवेंचुअली लीड्स टू ड्रग अब्यूज, हाँ बिल्कुल, विच इज़ ऑलमोस्ट 34% प्लस पाकिस्तानी यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑलरेडी और बिल्कुल ये भी आपके एग्रेशन को ही आगे लेके चलने वाली चीज़ें जो आपको फिर फाइनली इन चीज़ों पे ले जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, आपके thank you, कीमती वक्त thank के लिए। you, thank you. नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक ज्वाइन करने के बाद। सो एग्रेशन कंट्रोल पे हमने बात की, थोड़ी सी एक्सरसाइज का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि आपको माइंड फ्रेश करना है। तो माइंड फ्रेश करने के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें और गुस्सा कम करें। तो चलते हैं जुहेब की तरफ। ओवर टू यू जुहेब। जुहेब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है निदा, शी इज़ ऑल्सो अ फिटनेस ट्रेनर। और आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है कि जो लोग सुबह के टाइम उठते हैं, मोस्टली लोगों का मसला है कि यार सुबह के टाइम उठते हैं और बॉडी बड़ी स्टिफ फील होती है, बॉडी में जान नहीं लग रही होती, इंजरी लग रहा होता है कि जैसे शायद कोई इंजरी हुई है, और बिल्कुल हिला जुला नहीं जाता, शोल्डर फिक्स हुआ होता है, लेग्स नहीं लाई जा रही, कमर स्टिफ हुई है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको मैं कुछ पोजेस बताएंगे, स्ट्रेचिंग पोजेस बताएंगे, वो आपने करना है। जिन लोगों को योगा करना नहीं आता या योगा उनको टफ लगता है, उनके लिए जस्ट सिंपल से स्ट्रेचेज हैं कुछ, उसको आप फॉलो करें, मैक्सिमम 5 मिनट्स इसमें लगेंगे। तो आप इसको लाइफ का हिस्सा बनाए, डेली उठ के सुबह इसको स्ट्रेचेज करें, रात या फिर रात को सोने से पहले किए, तो इंशाल्लाह यू विल फील बेटर डे बाय डे। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इवन अगर आप स्ट्रेचेज भी कर रहे हो और सुबह मॉर्निंग में अगर उठ के कर रहे हो, तो ख़ास तौर पर वार्म अप की बड़ी सख्त ज़रूरत है। वार्म अप के बगैर स्ट्रेचेज भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्च करेंगे, शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6। मोस्टली लोगों को जो इंजरीज होती हैं वो स्ट्रेचेज वार्म अप ना करने की वजह से होते हैं। इवन आप स्ट्रेच को लाइट नहीं ले सकते। 3, 2, 1। ओके, स्टैंडिंग अप रेस। लाइट सा वार्म अप हर एक्सरसाइज से पहले ज़रूरी है। शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, मार्च अगेन। बहुत अच्छा, शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचेज अपने। स्टार्ट विद ओवरहेड। स्ट्रेच करने की कोशिश करें, जो भी स्ट्रेच करें एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का होल्ड रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ऑन योर लेफ्ट, दिस इज फॉर oblique साइड मसल ऑफ योर abdominal। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज अगेन, चेंज टू द साइड, दिस इज अगेन फॉर साइड मसल ऑफ योर oblique। जिस तरफ आप बेंड करो उससे ऑपोजिट साइड के मसल को स्ट्रेच हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, हाइपर एक्सटेंशन ऑन योर बैक, बैकवर्ड जाएंगे। दिस इज फॉर abdominal, रेक्टस abdominal का स्ट्रेच है। 5, 4, 3, 2, 1। अप। ओके, शोल्डर स्ट्रेच करेंगे। 5, 4 शोल्डर एंड 4 ट्राइसेप्स। 4, 3, 2 and 1। चेंज द साइड। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, बाइसेप स्ट्रेच, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे टॉप टू बॉटम। शाबाश। दिस इज फॉर बाइसेप एंड ट्राइसेप, दोनों तरफ हम कर रहे हैं। बिल्कुल। दिस फॉर ट्राइसेप्स। 5, 4, थोड़ा सा होल्ड रखें। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज। शाबाश। 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेच हम करेंगे चेस्ट स्ट्रेच। हैंड्स बैकवर्ड एंड स्ट्रेच फॉर 5 सेकेंड। नेक रिलैक्स रखेंगे, नेक का स्ट्रेच नहीं है, ये हेड स्ट्रेट है। ओके, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, अब आप करोगे बेंट, करोगे लेग क्रॉस एंड बेंड डाउन। दिस फॉर ग्लूट्स, हिप्स का स्ट्रेच है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है और काफ्स का स्ट्रेच है। वापस स्टैंड अप, चेंज टू द साइड, डाउन अगेन। 5, 4, 3, 2, 1। अप। काफ स्ट्रेच करेंगे, पीछे वाला पैर पूरा फ्लोर पे, नो, बैक लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बेहतर। हील्स ऑन द फ्लोर, हील्स ऑन द फ्लोर, ठीक है। प्लेस करें इसको फ्लोर पे, बेहतर, शाबाश। मैक्सिमम नीचे। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज टू द साइड अगेन। काफ का स्ट्रेच है अगेन। पैर पीछे वाली हील फ्लोर पे रहेगी, पैर नहीं आपने उठाना। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, थोड़ा सा लेट के स्ट्रेच है, कोबरा स्ट्रेच करेंगे। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।